नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, अगर आप राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है मैं सुबह 7 बजे वाले बैच में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। इस वीडियो में गाइज मैं आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जिसमें बेटा मैंने पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद में ऑप्शन पढ़ना और बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है बेटा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर बी है वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर सी है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय। ऑप्शन नंबर डी है वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है और भी बेटा बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता है भैया तो जो मैं समझाता हूं आने वाले 2-5 मिनट में उसको ध्यान से समझना, तब जाकर ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। उत्सर्जन तंत्र, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये उत्सर्जन तंत्र क्या है। उत्सर्जन तंत्र, तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह है। अंगों का समूह है। ऐसे बहुत सारे अंगों का समूह है जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं। ऐसे अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? शरीर से कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और जिन अंगों के द्वारा यह उत्सर्जन की प्रोसेस होती है उन अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर सकते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। और बेटा ये शरीर से बाहर किसकी सहायता से जाते हैं? तो मुख्य रूप से जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बेटा हमारे शरीर में यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे शरीर में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जैसे कि अमोनिया, यूरिया, ये कम होता है, बहुत कम होता है। यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, मुख्य रूप से ये होते हैं। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ है और ये सभी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर जाते हैं, यानी कि शरीर से इनका उत्सर्जन होता है, शरीर से इनका त्याग होता है। किसकी सहायता से? मूत्र की सहायता से, यूरिन की सहायता से। अब बात यहां पर एक आती है, किस यूरिन का निर्माण किस में होता है? तो आप सभी को पता है हमारे मूत्र का निर्माण कौन करता है? तो हमारी किडनी करती है भैया। और किडनी इस मूत्र का निर्माण करेगी और इसी मूत्र में घुल करके ये सभी अपशिष्ट पदार्थ मूत्र की सहायता से हमारे शरीर से बाहर जाते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो ये कह सकता हूं कि भैया हमारा मूत्र शरीर के किस रास्ते से बाहर जाता है। या फिर दूसरी बात कि हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है
उनका बाहर जाने का क्रम क्या है। इस तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को कह सकता हूं। तो पिछले 2-3 मिनट में आपने जो समझा उससे आपको क्या समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या कहना जा रहा है, या फिर आप ऑप्शन की सहायता से भी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ सकते हो। तो अब मुझे आसानी से बता दीजिए कि यूरिन किस रास्ते से शरीर से बाहर जाता है। यह आपके ऑप्शन है, इसे मैं मिटा देता हूं बेटा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि आपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हो भाई, आप जाकर पढ़ सकते हो। उसके बाद में एक क्लास लोगे तो आपको आसानी रहेगी। देखिए 2 किडनी होती है, आप सभी को पता है। एक मान लीजिए ये हो गई और दूसरी ये हो गई, सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं। यह आपकी मूत्र वाहिका हो गई और ये आपका मूत्राशय हो गया और ये मूत्र मार्ग हो गया। ये क्या है भैया, ये आपकी किडनी है और इस किडनी में बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन होते हैं, क्या होते हैं भैया, नेफ्रॉन। किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है या किडनी की जो क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। और लगभग एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। तो इस किडनी में किसका निर्माण हुआ, मूत्र का, यानी कि यूरिन का। उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रही है 2, ये वाली, तो भैया हमारी किडनी से मूत्र को इस मूत्राशय तक, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये मूत्राशय है, ये मूत्राशय है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय। इसमें मूत्र इकट्ठा होता है, इसमें मूत्र क्या होता है, इकट्ठा होता है भैया। ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग है, ये यूरेथ्रा है। इससे होकर के शरीर से बाहर जाता है मूत्र। और ये जो आपको दिखाई दे रही है किडनी से इस मूत्राशय तक इस मूत्र को पहुंचाने का काम करती है, ये होती है मूत्रवाहिका या मूत्रवाहिनी, जिसे आप यूरेटर डक्ट बोलते हो। दोबारा से समझाता हूं, आपकी किडनी में यूरिन का निर्माण होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण होता है। आपकी किडनी से इस यूरिनरी ब्लैडर तक, इस मूत्राशय तक मूत्र को या यूरिन को पहुंचाने का कार्य यूरेटर डक्ट करता है, यानी कि मूत्रवाहिनी करती है। इतनी बात क्लियर है। और इसमें कुछ समय के लिए स्टोर होकर उसके बाद में जो मूत्र मार्ग होता है उसकी सहायता से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कौन, आपका यूरिन। और इस यूरिन में बेटा बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इस यूरिन में इस मूत्र में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि अमोनिया, मुख्य बता देता हूं, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। ये हमारे शरीर के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। नाइट्रोजन युक्त क्षार है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं भैया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है मुख्य रूप से। और हमारे शरीर में जो मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थ माने जाते हैं वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ ही माने जाते हैं। तो ये सभी अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से बाहर निकलते हैं, यूरिन के साथ में बाहर निकलते हैं भैया। अब देख लीजिए, सबसे पहले किडनी को वृक्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वृक्क। तो वृक्क में मूत्र का निर्माण हुआ, फिर इन मूत्र वाहिनी की सहायता से, यानी कि इस यूरेटर डक्ट की सहायता से ये यूरिन किस में पहुंचता है, मूत्राशय में पहुंचता है, यानी कि मूत्राशय रहा। ये रही भैया यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय रहा है। और इस मूत्राशय में कुछ समय इकट्ठा होने के बाद में मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। यही है भैया आपके क्वेश्चन का आंसर। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो यही है भैया अनुक्रमिक क्रम की पहचान उत्सर्जन तंत्र का। तो सबसे पहले किडनी में यूरिन का निर्माण होता है, मूत्रवाहिकाओं की सहायता से, यानी कि मूत्रवाहिनी की सहायता से मूत्राशय तक पहुंचता है आपका यूरिन, और फिर मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर चला जाता है। बोलो क्या समझ में आया।
अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि भैया आपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। अब मैं पिछले 7-8 मिनट में यहां पर मैं आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन अगर आप 1 से 1.5 घंटा अगर आप मुझे दे देते तो ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाती। और 1 से 1.5 घंटा आप कब दोगे? जब भैया चैप्टर पढ़ोगे तब। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है ये उत्सर्जन तंत्र वाला, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये नहीं है कि अगर आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ही आपको ये क्लास देखनी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। इस बात का ध्यान रखना है आपको। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को साथ में लेकर चलता हूं। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, लेकिन सेकंड क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है जो हर क्लास में मैं आपको देता हूं। सुबह 6 बजे उठते ही आपको मैं सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400, 500, 600, अब तो भैया ज्यादा वोट देने लग गए, तो ज्यादा आंसर देने लग गए इस क्वेश्चन का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग मैंने देखा था एक तो 700 के आसपास वोटिंग पहुंच गई थी लास्ट वाले क्वेश्चन की। तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है कम्युनिटी पोस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हर रोज उस क्वेश्चन का आंसर 600, 500, 700 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या इस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। और अगर आप हर रोज इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उससे क्या होगा, बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बन जाएगी। और जब भी आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डायरेक्ट आपसे इन क्वेश्चनों की मुलाकात आपके एग्जाम में होगी, तो वहां पर उन क्वेश्चनों का राइट आंसर आप करने में आपको आसानी रहेगी। दूसरी बात, सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है हर रोज, जिसमें मैं फिलहाल तो आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के चैप्टर, प्रत्येक बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर के आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए ही है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है, एक भी क्वेश्चन आता है तो भैया आप देख सकते हो। और शाम 7 बजे स्पेशल रूप से रेलवे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बायोलॉजी के लिए एक बैच स्टार्ट किया है मैंने। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। भैया क्या करवा रहा हूं, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। मानव रोग वाला चैप्टर समाप्त कर दिया है, विटामिन वाला चैप्टर चल रहा है, उसके भी लगभग मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं भैया हमने। और धीरे धीरे हम एक एक करके बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टरों को धीरे धीरे बेटा समाप्त कर देंगे आपके एग्जाम के पहले। ये हमारी गारंटी है, यानी कि ये हमारा वादा है। आपकी एग्जाम से पहले हम भैया हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे आपको। सब कुछ फ्री है, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और हमें कुछ नहीं चाहिए भैया। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल आसान भाषा में अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ। इसलिए बायोलॉजी पढ़नी है तो जुड़ जाइए, अभी मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे अच्छी सुविधा आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी भैया। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, चले भैया। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये क्वेश्चन भी भैया आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे रेलवे में पूछे गए हैं पहले, तो भैया आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसका आंसर देना, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित आकृति मानव वर्गाणु यानी कि नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रहण नलिका है? यह आपसे पूछा गया है, ये आकृति है और ये आपके ऑप्शन है, यानी कि क्षेत्र बी दर्शाता है संग्रहण नलिका को, या क्षेत्र ए दर्शाता है, क्षेत्र सी दर्शाता है, या फिर क्षेत्र डी दर्शाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षेत्र ए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है भैया, ये संग्रहण नलिका है। ये क्या है भैया? ये संग्रहण नलिका है। तो इस क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या हुआ मेरा? इस क्वेश्चन को कराने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपको नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पता होना जरूरी है, यानी कि आपको नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पता होना जरूरी है।
जो बी वाला भाग है, ये कप के समान जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये दर्शाती है बोमेन कैप्सूल को, बोमेन्स कैप्सूल को, बोमेन कैप्सूल को दर्शाती है भैया। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो डी है ये दर्शाता है पीसीटी को। पीसीटी क्या है? तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है? एक ट्यूब का 1000वां हिस्सा ट्यूब्यूल कहलाता है बेटा। हिंदी में कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका या फिर आगे की तरफ घूमी हुई नलिका पीसीटी को ही कहा जाता है। याद रखना बेटा, ये जो पीसीटी होती है ये ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, और बात करें तो वाटर का, और बात करें तो मिनरल्स का, इन सभी का अवशोषण करती है। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो सी आपको दिखाई देता है ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, या फिर पीछे की ओर घूमी हुई नलिका। ये आगे की तरफ घूमी हुई नलिका पीसीटी, जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, ये होती है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, पीछे की ओर घूमी हुई नलिका। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता है डीसीटी में, लेकिन पीसीटी में होता है भैया ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, वाटर का और मिनरल्स का। कप के समान जो संरचना दिखाई दे रही है ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के जो गुच्छे होते हैं वो बेटा इसी ही में होते हैं, जो आपको जैसे कि कप में कोई मैगी डाल देते हैं वैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले अभिवाही धमनी की सहायता से यहीं आता है ब्लड छनने के लिए, ब्लड छन करके वापस चला जाता है बेटा अभिवाही धमनी की सहायता से जिन अंगों के पास से आया वहीं, और इसी ही में ब्लड से छनकर जो अपशिष्ट पदार्थ निकले हैं उसके साथ में वाटर आया है बेटा, वो जो बचा हुआ है उसे ही यूरिन का नाम दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर जो अच्छी चीजें होती है पीसीटी में, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड और आपके वाटर, पानी, ज़्यादा वाटर जो शरीर से, कहने का मतलब एक्सेस अमाउंट में है, और दूसरी बात करें मिनरल्स, वो सभी जिनका कहने का मतलब वाटर एक्सेस अमाउंट तो बाहर नीचे निकल जाता है और जिसकी आवश्यकता होती है उसका पुनः अवशोषण हो जाता है। फिर डीसीटी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, डीसीटी की सहायता से संग्रहित नलिका के पास पहुंच जाता है यूरिन, और संग्रहित नलिका से फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये एक न्यूरॉन की संरचना है, न्यूरॉन की नहीं नेफ्रॉन की संरचना है, वक्राणु की संरचना है। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का भाग है या निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके कार्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मतलब यही है कि इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्र ए, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है भैया ये संग्रहित नलिका है, इसमें जाकर के स्टोर होता है कौन? आपका यूरिन। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपने नेफ्रॉन की संरचना के बारे में नहीं पढ़ा है तो बेटा मैंने एक एक चीज के बारे में फुल डिटेल में उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, और अलग से नेफ्रॉन की संरचना के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। तो मैं दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा भैया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए भैया स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कहने का मतलब पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन गुआनोटेलिक का उदाहरण है? अब आप जानते हो गुआनोटेलिक होता क्या है? नहीं जानते तो अब जान जाओगे।
ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मछली मेंढक, ऑप्शन नंबर बी है गाय मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी है पक्षी सांप, ऑप्शन नंबर डी है बिच्छू और मकड़ी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। देखिए भैया, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। मैंने क्या कहा? उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर, ध्यान से समझना, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ है। तो इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है भैया? 4 भागों में। पहला अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। दूसरा यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। तीसरा यूरिकोटेलिक और चौथा गुआनोटेलिक। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और गुआनोटेलिक। उत्सर्जी पदार्थों में ध्यान से समझना मेरी बातों को। उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा अगर अमोनिया का उत्सर्जन होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है तो ऐसे जीवों को कहा जाता है अमोनोटेलिक। और सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन किस में होता है? तो भैया मछली यानी कि जलीय जीवों में होता है, मछली और मेंढक में, उभयचर में, उभयचर और मछलियों में। और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अमोनोटेलिक के उदाहरण क्या क्या हो गए? मछली और मेंढक यानी कि उभयचर, मछली और उभयचर। इतनी बात क्लियर है? मैंने क्या कहा? उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा अगर अमोनिया का उत्सर्जन हो रहा है तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक। सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन किन जीवों में होता है? मछलियों में होता है, समुद्री जीवों में, कहने का मतलब जो पानी में रहते हैं ऐसे जीवों में ज्यादा होता है। और भैया उभयचर यानी कि मेंढक वगैरह में। ठीक है, अब दूसरा समझिए यूरियोटेलिक। उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा अगर यूरिया का उत्सर्जन हो रहा है तो ऐसे जीवों को कहा जाता है यूरियोटेलिक। उदाहरण है भैया मनुष्य और जितने भी स्तनधारी है, गाय भैंस घोड़ा बकरी, स्तनधारी गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता, इन सभी में बेटा यूरिया का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है और ऐसे जीवों को कहा जाता है यूरियोटेलिक। नंबर 3 पर आता है यूरिकोटेलिक। उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा अगर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन हो रहा है, यूरिक अम्ल का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो इसे जीवों को कहा जाता है यूरिकोटेलिक। और इसका बेस्ट एग्जांपल है भैया पक्षी और सरीसृप, यानी कि रेंग कर चलने वाले जीव और बेटा पक्षी उड़ने वाले, जैसे कि मोर, चिड़िया, कबूतर, सांप, छिपकली, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी यूरिकोटेलिक में आते हैं। तो यूरिकोटेलिक समझ में है। नंबर 4 पर बात करते हैं गुआनोटेलिक। तो उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा अगर गुआनिन का उत्सर्जन हो रहा है, किसका? गुआनिन का। अब ये गुआनिन क्या है? तो डीएनए की संरचना में और आरएनए की संरचना में मैंने आपको बताया था कि गुआनिन एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है, बताया था। तो ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा अगर गुआनिन का उत्सर्जन हो रहा है तो ऐसे जीवों को गुआनोटेलिक कहा जाता है। और इस गुआनिन का उत्सर्जन होता है भैया मकड़ी और बिच्छू में।
आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन गुआनोटेलिक का उदाहरण है। तो कौन है भैया गुआनोटेलिक का उदाहरण? बिच्छू और मकड़ी। और बिच्छू और मकड़ी ना जाने भैया प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार पूछे गए, रेलवे और एसएससी वगैरह में तो बहुत बार पूछे गए। तो बोलो, क्या ये तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए भैया। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। गाइज अब तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो आपको इजी क्वेश्चन करवा देता, लेकिन भैया हमारा मानना जो है वो इजी क्वेश्चन करवाना नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन करवाना है। ये क्वेश्चन बीमारियों से संबंधित है, तो प्रत्येक चैप्टर की कुछ बीमारियां होती है, तो वो बीमारियां भी आपको पढ़नी पड़ेगी। मानव रोग वाला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, अगर नहीं देखा तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मूत्र के साथ ब्लड आना किस बीमारी का संकेत है? ये आपके ऑप्शंस है, हीमेटूरिया, ग्लाइकोयूरिया, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया। ये कुछ टर्म है जिनका मतलब आपको पता होना जरूरी है। हीमेटूरिया अगर भैया ब्लड के साथ में, अगर यूरिन के साथ में, यानी कि आपके मूत्र के साथ में अगर भैया ब्लड आता है तो उसे नाम दिया जाता है हीमेटूरिया। और अगर मूत्र के साथ में ग्लूकोज आ रहा है उसे नाम दिया जाता है ग्लाइकोयूरिया, यानी कि एक प्रकार की बीमारी है। पॉलीयूरिया क्या है? मूत्र का अधिक बनना, आवश्यकता से अधिक बनना, क्या कहलाता है? पॉलीयूरिया। ओलिगोयूरिया मूत्र का कम बनना, मूत्र का कम बनना। अब 2 बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरिक एसिड एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। अगर ये यूरिक एसिड आपकी हड्डियों के जॉइंट्स में जाकर के जमा हो जाता है तो आपको गठिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गठिया रोग होता है। और ये गठिया रोग ना जाने आपसे आपके एग्जाम में, कहने का मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है भैया गठिया रोग के बारे में। और CaC2O4 ये किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगर इसके क्रिस्टल हमारी किडनी में जम जाते हैं तो आपको किडनी स्टोन हो जाता है, यानी कि पथरी की बीमारी हो जाती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया। चले क्या? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको अच्छी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ताजा मूत्र में गंध किसके कारण आती है? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी है यूरोक्रोम वर्णक के कारण, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। याद रखना, टॉयलेट में स्मेल या फिर ताजा मूत्र में जो स्मेल, जो गंध है वो आती है, वो अमोनिया के कारण आती है। हल्का पीला रंग होता है किसका? आपके यूरिन का, यानी कि मूत्र का। वो किसके कारण होता है? इस यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। इतनी बात क्लियर है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी भैया? अगर इसका पीएच मान 6 है तो प्रकृति हो जाएगी भैया दुर्बल अम्लीय, क्योंकि 7 पर उदासीन होता है। 7 से 1 की तरफ जाने पर पीएच स्केल में अम्लीयता बढ़ती है और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 1 के आसपास के मान प्रबल अम्ल होंगे और 7 के आसपास के मान 1 की तरफ, 1 की ओर, यानी कि 7 के आसपास के मान जैसे कि 5 या 6 है, वो दुर्बल अम्लीय होते हैं। और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, तो 14 के आसपास के मान प्रबल क्षार होंगे
और भैया 7 के आसपास के जैसे कि 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये दुर्बल क्षारीय होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब जो यूरिन होता है यानी कि जो मूत्र होता है उसमें 95% में क्या होता है, जल होता है। 2.5% में यूरिया होता है और 2.5% में क्या होता है भैया, और अन्य पदार्थ होते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यूरिया के बारे में भी पूछा गया है, जल के बारे में भी पूछा गया है। इतनी बात क्लियर है। तो बस कोशिश की है मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देने की। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है उत्सर्जन तंत्र के बारे में तो मैंने भैया उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।